आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की अगली लिस्ट जो बीजेपी की आने वाली है उसमें कुछ बड़ी सीटों पर क्या होने वाला है। जैसे रायबरेली में क्या होगा, प्रयागराज में क्या होगा, भदोही में क्या होगा, बदायूं में क्या होगा। इस तमाम सीटों के बारे में आपको बताएंगे कि वहां किन नामों पर फाइनल होने की बात चल रही है। इसके अलावा आपको बताएंगे कानपुर से जुड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय कपूर बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं। तो इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, कौन उनको पार्टी में लाया और क्या उनको लोकसभा का टिकट मिलने वाला है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो कुछ सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा था, उसके लिए क्या कुछ फॉर्मूला निकाल लिया गया है। और अंत में बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के बारे में, जिनका कद ऐसा बढ़ा है कि बताया जा रहा है कि तमाम और बीजेपी के सहयोगी नाराज हो गए हैं। सभी बातों पर बात करने के लिए, जवाब देने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी लखनऊ से पंकज झा जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद भाई। बिल्कुल, चुनाव करीब है, लोकसभा का चुनाव है। सबसे पहले थोड़ा अगर लोगों को सीटों के बारे में, कुछ प्रमुख सीटों के बारे में जिनके बारे में आप जानकारी लेके आए हैं, उनके बारे में बता दें तो जनता थोड़ा तरोताज़ा महसूस करेगी कि हाँ, इन सीटों पर क्या हो रहा है। आज किन बड़ी सीटों के बारे में बताने वाले हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो दो तीन चीजें साफ कर दूं कि आज जी। या कल यूपी से बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की कोई घोषणा नहीं होने वाली। अच्छा। दूसरी बात, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की भी बैठक होगी और फिर चुनाव समिति की बैठक होगी, तब फैसला होगा। मतलब आज या कल मुझे कहीं से उम्मीद नहीं दिख रही है कि यूपी से किसी नाम की घोषणा होने वाली है। जी। अब चलिए, जो 24 सीटों को लेकर के लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का पल्स रेट बढ़ा हुआ है, हाँ, किसी का इंसुलिन का डोज बढ़ गया है। जी। भाई, जिसको टिकट मिलना है, जो ऑलरेडी सांसद हैं, जो दावेदार हैं, सब चिंता में है। और उनके साथ साथ पैरवीकारक और उनके समर्थक भी। भाई, जी। सामान भी तो खरीदना होगा ना। एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो अकाउंट खोल के आपको उसमें सारा खर्च बताना पड़ता है। कुछ जी। जो तेज होते हैं ना, शार्प जो नेताजी लोग होते हैं, वो पहले ही बहुत सारे खरीदारी कर लेते हैं प्रचार सामग्री की, ताकि कि उसमें कम खर्चा दिखाना पड़े उन्हें। जी। तो उनकी भी टेंशन बहुत बढ़ी हुई है। अब जो सीटें होल्ड कर ली गई है ना, उसकी कहानी ऐसा समझिए सौरभ बाबू कि जितने मुंह उतनी ही बातें। कभी जी। किसी का टिकट कट रहा, कभी किसी का चढ़ रहा है। अब जैसे आज सेंसेक्स धड़ाम से गिरा, अब इसे तो चढ़ रहा था, वही हाल है, किसी का गिरता किसी का बढ़ता। लेकिन चलिए, जो पुख्ता जानकारी मिली है, हालांकि हमेशा इसमें एक डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए कि जी। फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होता है और हाँ। केंद्रीय नेतृत्व क्या करेगा ये किसी को नहीं भनक होती है। इसकी भनक जी। परछाई तक को नहीं पता हो। हरियाणा का खेल तो देख ही लिया है ना। जी। किसी ने अंदाज बिल्कुल। किया था कि खट्टर जी जाएंगे और सैनी जी आएंगे, पर और वो भी सब हो तब जब गया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने किस्से सुना रहे थे कि हम लोग एक ही मोटरसाइकिल पे घूमते थे, पुराने मित्र हैं। हाँ, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है और अभी तक जो हिसाब किताब है और जो चीजें सामने है, उसके आधार पे मैं ये कहूंगा, जो जानकारी मिली है नेताओं से मुलाकात के बाद, उनसे बातें करने के बाद, कि बदायूं की सीट, जहां अभी तक ये था कि शिवपाल यादव चचा जो है नाराज हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे, अब प्रोग्राम आ गया है। हम लोगों जी। ने जब बात कर ली ना, मुझे लगता है चचा के भतीजों ने, उनके समर्थकों ने देखी होगी। उसके बाद चचा का कार्यक्रम बन गया बदायूं का, एक दिन के लिए नहीं, 3 दिनों का। उसी बदायूं के बारे में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट लगभग कट चुका है। अच्छा। संघमित्रा मौर्य को भी इस बात का थोड़ा बहुत एहसास तो है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने इलाके बदायूं में चुनाव प्रचार कर रही थी, जब धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से वहां के उम्मीदवार थे, जी। तब जिस तेजी से वो चुनाव प्रचार कर रही थी, जनसंपर्क कर रही थी, बिल्कुल बंद हो गया है। उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। अपने तमाम जो नेता हैं उनकी गणेश परिक्रमा कर रही हैं, किसी तरीके से सीट बच जाए। अब देखिए, होता क्या है कि संघमित्रा मौर्य, जो 2014 में मैनपुरी से बीएसपी के उम्मीदवार थी, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव हार गई। 2019 में बीजेपी ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीत गई। धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। बड़ा जी। उलटफेर था, क्योंकि 2014 में जब मोदी लहर थी, तब भी धर्मेंद्र यादव अपनी बदायूं सीट बचाने में कामयाब रहे थे। तब आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें मिली थी, पांचों परिवार के लोग थे। जी। संघमित्रा मौर्य का विवादों से लंबा नाता रहा है, बड़ा अच्छा स्पीच देती हैं। मैंने मैनपुरी में भी उन्हें बोलते हुए सुना है, बदायूं में भी आप सबने बाइट उनकी तमाम सुनी ही है। जी। लेकिन उनका टिकट कट गया है, और टिकट कटा है काबिलियत के आधार पर या किसी विवादों के आधार पर नहीं। टिकट कटा ये है कि वहां पर अब मौर्य नहीं चाहिए, वहां अच्छा। चाहिए शाक्य।
अब समाजवादी पार्टी ने ऐसी घेराबंदी की है कि फर्रुखाबाद से निकली है, आप जहां नवल किशोर शाह के वहां मैदान चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी एक तरीके से ना समाजवादी पार्टी ने, देखिए पूरा क्लस्टर होता है, ये बदायूं जो है उसके आसपास एटा, इटावा, ये सारी फिरोजाबाद, ये जितनी भी सीटें हैं वो पूरा मिला के क्लस्टर होता है। समाजवादी पार्टी ने वहां क्लस्टर बना दिया है। उस इलाके में यादव के बाद सबसे ज्यादा अगर दबदबा है किसी दो जाति का तो एक शाक्य है और एक लोध है। एटा से तो आप जानते हैं कि कई बार चुनाव जीते हैं अपने कल्याण सिंह जी के जो बेटे राजवीर सिंह हैं वो, तो वहां पर यह तय हुआ कि अब की बार मौर्य नहीं शाक्य को लड़ाना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। और चूंकि शिवपाल यादव मैदान में आ गए हैं, अगर धर्मेंद्र यादव होते तो बात शायद कुछ और होती। शिवपाल यादव के आते, जो मुझे आज जो लोग टिकट तय करते हैं, मतलब फाइनली तो जो तय करते हैं वो है, उससे पहले का जो स्टेज है, उस स्टेज में जो बैठक में लोग शामिल होते हैं, उनके हवाले से जो जानकारी मिली कि शिवपाल यादव के चुनावी मैदान में उतर जाने से गुणागणित जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसीलिए उम्मीदवार जो देना वो बहुत संभल कर देना है और ऐसा देना है जो हर हाल में चुनाव जीत ले, इसीलिए शाक्य को देने पर विचार हो रहा है। अब इसमें ये दिक्कत है कि बीजेपी के पास अपना वैसा शाक्य कोई मजबूत बलशाली नेता है या नहीं है, तो उसमें एक दो नाम जीरो इन किए गए हैं। अब किसको मिलेगा मैं नहीं कह सकता, इसलिए नाम लेना उचित नहीं है, पतंगबाजी क्यों की जाए। दूसरे बीएसपी से भी एक शाक्य नेता है, तो जैसा कि ये है कि जब कोई अपना नेता नहीं मिलता मजबूत तो बीजेपी दूसरे को बोरो कर लेती है, उसको चुनाव लड़ा देती है, वो जीत भी जाते, कई बार ऐसा हुआ है। तो बीएसपी कैंप के एक शाक्य नेता पर भी उनकी नजर है और वो भी बीजेपी आने को तैयार है, बशर्ते उनको टिकट मिल जाए। तो तैयारी पूरी है, लेकिन संघमित्रा मौर्य का टिकट कट चुका है। ये कहानी तो यहीं खत्म होगी। अब आते हैं भदोही, जिसको लेकर भी बहुत सारी कथाएं हैं। वहां एक तरीके से ये है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कि अगर एक का कैंडिडेट ब्राह्मण आया तो दूसरा बिंद हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी अभी चुपचाप बैठी है कि पहले भैया बीजेपी वाले जरा आप अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो, फिर हम अपना मैदान में लाएंगे। अब बीजेपी के जो निवर्तमान सांसद है रमेश चंद्र बिंद जी, वो 2019 में पहली बार बने, उससे पहले वीरेंद्र सिंह मस्त थे अपने, तो मस्त जी तो बलिया चले गए, बलिया सीट पे होल्ड पर है, वहां चले गए। वहां भी नीरज शेखर उनके बीच में चल रहा है टाल मटोल कि आखिर किसके माथे पे टिकट का वो वरदान मिलेगा। तो रमेश चंद्र बिंद का टिकट कटना तय हो गया है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक सांसद होने के नाते उनका जैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो नहीं रहा, इसीलिए बीजेपी किसी दूसरे नेता पे दांव लगाई। अब ये दूसरे नेता तो दो ही तरह के होंगे, अब पूरा जाति का खेल है, एक ब्राह्मण और एक बिंद, दोनों तरह के नेता उनके पास हैं बीजेपी के। अब ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि ग्रीन टोपी चाहिए या रेड टोपी, यानी ब्राह्मण वाले चाहिए या बिंद वाले चाहिए। तो इन दोनों का टिकट तो सांसदों का कट गया, मतलब हेडलाइन अगर देखें तो दो सांसदों के टिकट कटे, संघमित्रा मौर्य वाला भी। अब चूंकि संघमित्रा मौर्य वाले में एक बात और बता दूं आपको, अब चूंकि वो कट गई तो क्या वो सपा से चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से? स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल जिस तरीके से पिछले हफ्ते भर में बदले हैं, जो व्यक्ति जो नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव की हैसियत क्या है, जाकर उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में नया झंडा डंडा बैनर पार्टी भी बना डाली, सब हो गया। अब वो इंडिया गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। राजनीति में बयानों और चीजों और टाइमिंग को जोड़कर देखना पड़ता है, वो जरूरी भी होता है। इस लिहाज से देखें तो मुझे लग रहा है कि एक खिड़की खोली रखना चाहती है और हो सकता है संघमित्रा मौर्य सपा की तरफ जाए। और किस सीट से लड़े ये तो बात की बात है, पहले बीजेपी तो डिक्लेयर कर दे। बिल्कुल। एक चीज और बात हो रही थी सौरभ बाबू, भदोही और बदायूं का तो क्लियर हो गया। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी 3 सर्वे करा चुकी है, चौथा सर्वे चल रहा है। सवाल कमोबेश वही है, किसको लड़ना चाहिए, सामने से कौन लड़ेगा, क्या स्थिति होगी, सब चल रहा है। केएल शर्मा वहां बैठे हैं, एजेंसी सर्वे कर रही है। और सुनिए 40-40 हजार के सैंपल्स के सर्वे करा रही है कांग्रेस पार्टी। इस रायबरेली और अमेठी में बड़ा सैंपल होता है, 40 सैंपल हो गया 40,000। जी वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? अमेठी में तो बीजेपी ने खेला कर दिया जब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने चुनाव हरा दिया। अब रायबरेली में सोनिया गांधी जो बहुत भारी भरकम चेहरा थी वो ऑलरेडी जा चुकी हैं। प्रियंका गांधी लड़ती हैं, उसके लिए भी रणनीति है, प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं, उसके लिए भी रणनीति। पार्टी ने अपना एक इंटरनल सर्वे किया है, उसके आधार पर पार्टी का ये मानना है कि वहां कांग्रेस का कोई बेस वोट अब बचा नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस के पास कुछ पुराने नेता हैं,
वो वोट डालते भी हैं और कुछ डलवा भी सकते हैं। और ये ऐसे नेता हैं जो सदाबहार कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन इन सब कांग्रेस नेताओं के पास अपनी कोई ना कोई एक आय का स्रोत है। किसी के पास पेट्रोल पंप है, किसी के पास कॉलेज है, और पेट्रोल पंप दिल्ली तक में भी है। ऐसे कांग्रेस के नेता है रायबरेली के, आपको भी पता होगा, चार पांच नाम तो हम ही जानते हैं। बेंगलुरु तक में पेट्रोल पंप है भाई रायबरेली के कांग्रेस के नेताओं जी। तो इन सारे नेताओं की एक लिस्ट और कुंडली बना रखी है पार्टी ने। तब जो लोग ऐसे हैं, ये कहा जा रहा है वो भी बदलते वक्त में बीजेपी के साथ हो लेंगे, क्योंकि सत्ता है तो सत्ता जिसके साथ रहती है। तो उसमें यह कहा जा रहा है, आज मुझे पता लगा है कि रायबरेली से किसी ब्राह्मण नेता को चुनाव लड़ाया जाएगा, पर वो ब्राह्मण नेता ऐसा होगा जिसकी छवि थोड़ी दबंग टाइप की हो। मतलब मनोज पांडे वो की जो बात कर रहे कहते हैं हैं वो क्या? करते, पर नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वो एक लड़ाका ब्राह्मण नेता होंगे जिसको उस पूरे इलाके का जो एक्सरे पता हो, किस न्याय पंचायत में कितने किस बिरादरी के वोट हो, जो डरा ले धमका ले, बड़े बड़े बोल कह ले। तो उस तरीके से नेता होगा जिसके मैदान में आते ही ना लगे कि हाँ कुछ तो है, मतलब हलचल हो। तो इस तरीके के एक ब्राह्मण नेता को चुनाव मैदान में उतारने की बात की जा रही है, ये तय किया है। अब केंद्रीय नेतृत्व किसके नाम पे मुहर लगाती है, दिनेश शर्मा की भी बात कही जा रही है। हम लोग पहले भी ये बात कह चुके हैं, मनोज पांडे तब तक थे नहीं, मनोज पांडे अब आ गए हैं। मनोज पांडे भी हो सकते हैं, या तीसरा कोई और हो सकता है, होगा ब्राह्मण और होगा वो थोड़ा दबंग किस्म की छवि का नेता। एक और सीट की चर्चा करनी बाकी है, प्रयागराज की। प्रयागराज में तो रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटना तय ही है एक तरीके से। रीता बहुगुणा जोशी खुद कह रही हैं कि भाई अब अभी तक तो मेरा टिकट कटा नहीं, ऐसी कोई आधिकारिक सूचना तो है नहीं। और प्रयागराज में देखिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन, वो सीट कांग्रेस के पास चली गई है। बीजेपी वहां उम्मीदवार उतारेगी, रीता बहुगुणा जोशी नहीं होगी। लेकिन कहा जा रहा है दो तरह के कॉम्बिनेशन पे काम किया जा रहा है। एक तो ये कहा जा रहा है कि या तो किसी ब्राह्मण को लड़ा जाए। देखिए मैं जब भी बात करता हूँ सौरभ बाबू कि देखिए प्रयागराज के बगल में फूलपुर है, आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। कौशाम्बी जो कि सुरक्षित सीट है, तो आपने जातियों का एक रेनबो इंद्रधनुष बनाते हैं। तो प्रयागराज में बीजेपी किसको देगी अभी कहना मुश्किल है, इसमें थोड़ी पड़ताल करेंगे तो शायद एक दो दिन में आपके साथ बात रखूं। लेकिन यह है कि वर्तमान सांसद तो गई रीता बहुगुणा जोशी जी। बिल्कुल, सांसदों के टिकट के बारे में बात कर रहे थे तो चर्चा कानपुर में बहुत तेज है। कानपुर में एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं और बिहार के सह प्रभारी रहे हैं, उनको बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। नाम है अजय कपूर। वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के रिश्तेदार भी लगते हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। चर्चा थी कि वो कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, मगर अब आ गए हैं वो एकदम एंड मौके पर बीजेपी के साथ। तो कानपुर की जनता बड़ी कंफ्यूज हो गई है कि क्या होने वाला है। क्या उनको लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, या उनके रिश्तेदार सतीश महाना को टिकट मिल जाएगा, या फिर जो बड़ी चर्चा इस बीच चल रही थी, एक नाम आपने भी बताया था सत्यदेव पचौरी जो फिलहाल सांसद है, उनकी बेटिया नीतू सिंह का। क्या चल रहा है, अजय कपूर को लाने के पीछे क्या कहानी है पंकज जी? कहानी भी बताता हूं। अब से करीब हफ्ते भर पहले अजय कपूर से मुलाकात हुई थी दिल्ली में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी। दोनों बैठे हुए थे और मां तारीफ हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, ऐसे लड़ेंगे बिहार में, ऐसे लड़ेंगे यूपी में, हम भी लड़ेंगे। बताइए हफ्ता भर भी नहीं बीता है, भगवा कैंप में चले गए। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता आदमी कब बदल लेगा, वो क्या कह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। देखिए सच बात तो ये है कि अजय कपूर कानपुर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, पर मुझे जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें हरी झंडी नहीं मिल रही थी। वहां से एक नया चेहरा कांग्रेस का ब्राह्मण बिरादरी से उतारने की बात लगभग फाइनल की जा चुकी। अब चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी एक ही राउंड की बैठक हुई है, एक राउंड और बैठक होगी, फिर उनकी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, तब तय होगा। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है ना जहां सब कुछ पता चल जाता है, इतनी गोपनीयता नहीं होती बीजेपी की तरफ। तो वहां जो चर्चा ये है कानपुर में कि आलोक मिश्र है, एक उनका डीपीएस स्कूल है, उनके नाम पर एक तरीके से सहमति बन गई थी। तो अजय कपूर को लगा कि यहां भी कुछ नहीं मिल रहा है, हम सोच रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे तो कुछ बात बनेगी। दूसरी बात देखिए, चुनाव लड़ना ना ऐसे नेताओं के लिए बहुत जरूरी होता है। आप कह रहे थे ना कि 2 बार विधायक हार चुके हैं। मैंने अभी जब सवेरे सोशल मीडिया में डाला कि भाई यूपी कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनका कानपुर से नाता है वो जा रहे हैं बीजेपी, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया ऐसे कौन से बड़े नेता भाई जो पिछला 2 चुनाव हार गए हैं, ये काहे के बड़े नेता हो गए। पर जो भी है मतलब उनकी छवि थोड़ी दबंग छवि थी। और जो चुनाव महेश त्रिवेदी फिलहाल विधायक हैं उस सीट से, जब चुनाव जीते तो बड़ा बताते हैं गोलीबारी, फायरिंग,
मारकाट सब कुछ हुआ, उसके बाद ये भाजपा ने सीट उनसे छीनी, तो उसके बाद वो भाजपा में आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब भाजपा ही उनके खिलाफ लड़ रहे थे। जी। अब वही भाजपाइयों को कहा जाएगा मंच से कि भैया स्वागत करिए, हमारे अजय कपूर जी मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब राजनीति जी। में ये सब कोई नई बात नहीं, तो होते जी रहता है, बिल्कुल। हर पल बदलता रहता है, जी। ठीक है। सतीश महाना जी जो आप कह रहे थे, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष, उनके रिश्तेदार हैं, 3 दिन से वो भी दिल्ली में जमे हुए थे। यहाँ ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन है यूपी बीजेपी में ब्रजेश पाठक, इन सबसे संवाद हो गया था। हो रहा था कि लखनऊ ज्वाइन कराएं कि दिल्ली ज्वाइन कराएं, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, हुआ लखनऊ नहीं, सतीश महाना जी ने थोड़ा सा वीटो और लगा दिया कि राजेश मिश्रा जब सांसद थे, वो अगर दिल्ली में ज्वाइन करते तो चलिए इनको भी दिल्ली में ज्वाइन करा। थोड़ा भौकाल बढ़ता है, मतलब लखनऊ जी। बीजेपी ऑफिस छोटा हो गया ना प्रदेश स्तर का, ये लोग राष्ट्रीय नेता अपने को कहते हैं, तो राष्ट्रीय नेता थे तो दिल्ली में ज्वाइनिंग हो गई। आपने देखा विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी जी, सब लोग मंच पर बैठे थे, तो आ गए। टिकट उकट नहीं मिलना है, लगभग ये तय है कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे कोई भी मतलब इतना बीजेपी उपकार नहीं करती कि आपको ज्वाइन भी कराएगी, आपको टिकट भी दे देगी, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास जन समर्थन कितना है। अब ये बात हो रही है, जो पता चला है उसमें कि एक जो 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 लोग टिकट तय करते हैं, जो उस राउंड बैठक में मौजूद रहते हैं, उनके एक नेता से बातचीत हुई, तो वो ये कह रहे थे कि चूंकि पिछले यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में वहां 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। जी। 2 मुस्लिम नेता जीते हैं, इरफान सोलंकी एक और है, और साथ में अमिताभ वाजपेयी। जी। इस बार बीजेपी कानपुर के चुनाव को हल्के में नहीं ले रही, बहुत गंभीरता से ले रही है। हालांकि 2014 में मुरली मनोहर जोशी जी जीते, फिर 2019 में सत्यदेव पचौरी भी जीते, और जी। कानपुर को एक तरीके से कहते हैं कि बीजेपी का वहां शुरू से संघ और बीजेपी के लोग कार्यकर्ताओं की टोली रही है वहां पे। जी। आप कानपुर के हैं, आपको तो गांव जी। गलियों जी का बिल्कुल पता भाई। होगा, कौन कहाँ, हमसे ज्यादा आप जानते होंगे, मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन ये है कि बहुत गंभीर है कानपुर को लेकर बीजेपी। जी। इसलिए कोई एक चेहरा ठीक ठाक होगा, दमदार होगा, जिसके आते ही लगेगा कि चुनाव एकदम इंटरेस्टिंग हो गया है। वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार को हल्के में नहीं ले रही है बीजेपी। इसीलिए अभी भी विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर कानपुर से किसको लड़ा जाए, कानपुर के किसी नेता को लड़ा जाए, या जैसे मुरली मनोहर जोशी बाहर से आ गए थे वैसे ही किसी बाहर से किसी नेता को पैरासूट कराया जाए। अभी इस पर फैसला होना बाकी है। 3-4 नाम चल रहे हैं चर्चा में, देखिए किसके नाम पर लॉटरी निकलती। बिल्कुल, तो कानपुर के नाम पे चर्चा अभी जारी है, फाइनल कुछ नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो हो गया, मगर कुछ सीटों को लेकर बातचीत जारी थी, थोड़ा बहुत टसन जारी था। उसको लेकर क्या कुछ खबर है, क्या कुछ फॉर्मूला निकल आया है? अखिलेश यादव ने कोई फॉर्मूला दे दिया है कांग्रेस को कि आप जो हमारा कुछ सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के प्रत्याशियों पर डोरेबाजी चल रही है, वो खत्म हो? देखिए, ये परंपरा मतलब पिछले कई चुनावों से मैं देख रहा हूं, आपने भी नोटिस किया होगा कि गठबंधन होता है ना, जैसे मान लीजिए कांग्रेस आरएलडी मतलब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ, तो समाजवादी पार्टी का नेता आरएलडी के सिंबल पे लड़ लिया। अब देखिए ना, संजय निषाद की पार्टी के नेता और बीजेपी के सिंबल पे लड़ लिए। ऐसे ही खूब हो रहा, मतलब नेता अगर नहीं है तो इनके सिंबल पे ले आइए, उनके नेता को हमारे सिंबल पे। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में 17 सीटों पे गठबंधन हुआ, ये सब जानते हैं। कुछ ऐसी सीटें कांग्रेस ने ले ली कि जिन नेताओं को सोच के लिया उन्होंने, वो नेता कह रहे हैं कि भैया हमें रहने दो। अब बड़ी दिक्कत हो गई, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं। सीतापुर का नाम वही, और सीतापुर में इसीलिए बार बार जिक्र करता हूं सौरभ जी, क्योंकि सीतापुर ही जब आखिरी विवाद निपटा, जब ये लग रहा था कि गठबंधन टूट जाएगा, कई लोगों ने कह भी दिया, मान भी लिया, गठबंधन बच गया। जब राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव की बीच बातचीत हुई तो उसमें सीतापुर सीट एक्सचेंज हुई थी, तो सीतापुर सीट आ गई कांग्रेस के खाते। अब कांग्रेस जिन नेताओं के बारे में सोच रही थी, वो नेताओं ने पीठ दिखा दी कि हम नहीं लड़ते भैया। हाँ, तो क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता है प्रदीप वर्मा, कुर्मी बिरादरी से हैं, और सीतापुर जो है कुर्मियों का गढ़ माना जाता है। तो वहां समाजवादी पार्टी ने एक कॉम्बिनेशन बिठाया है कांग्रेस के साथ बात करके कि कुर्मी, मुस्लिम और यादव ये मिलकर परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। उसके पीछे में एक एग्जाम्पल भी दिया, ये एग्जाम्पल अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। एक वहां विधानसभा की सीट है लहरपुर में बीजेपी के उम्मीदवार थे और विधायक भी थे सुनील वर्मा, उनके खिलाफ पिछले बार 2022 में समाजवादी पार्टी ने उतार दिया अनिल वर्मा। अब कुर्मी वर्सेस कुर्मी, मतलब आमतौर पे लोग कोशिश करते हैं ना कि दो बिरादरी के बड़ी पार्टियों के लोग आमने सामने ना हो।
लेकिन वहां जानबूझकर अनिल वर्मा को उतारा गया और अनिल वर्मा ने बीजेपी को उम्मीदवार को हरा दिया। तो इस बार प्रदीप वर्मा को लाया गया है समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में। कल उनकी ज्वाइनिंग कराई गई। बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, हड़बड़ी में ब्याह कनपट्टी में सिंदूर, मतलब तुरंत चटपट में भी उनके कराया गया, उनको करा लिया गया है। पहले आपने सुना था कि वो लखीमपुर वाले धनंजय उपाध्याय को ज्वाइन कराया जाने वाला है, लेकिन ये हुआ कि वो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण होंगे तो क्या ब्राह्मण का वोट उतना ले पाएंगे, तो धनंजय उपाध्याय वाला फाइल जो है ठंडे बस्ते में चला गया। वर्मा जी आ गए हैं, वर्मा जी की ज्वाइनिंग हो गई है। अब जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी चुनाव समिति की, तो उनको उम्मीदवारी का ऐलान हो जाएगा। यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता को कांग्रेस में लाया गया, कांग्रेस की टोपी पहनाई गई, अब कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और बेस वोट जो होगा वो होगा समाजवादी पार्टी का। ये तो कहानी का एक हिस्सा हो गया। कहानी के दूसरे चैप्टर में चलते हैं तो आप जानते हैं कि झांसी की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई। वहां प्रदीप आदित्य जैन के लिए सीट ली गई थी। अब ये हो रहा कि वो बहुत इच्छुक नहीं है प्रदीप आदित्य जैन। अच्छा। तो ये बात हो रही है कि जो जालौन वाली सीट है ना, भानु प्रताप वर्मा वाली जो सुरक्षित सीट है जी, उसके साथ एक्सचेंज कर लिया जाए। झांसी दे दिया जाए समाजवादी पार्टी को और एक जालौन दे दिया जाए कांग्रेस को। और कांग्रेस के पास जो ब्रिजलाल खाबरी, जो अजय राय से पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो चुनाव वहां से लड़ सकते हैं। वो टिकट भी मांग रहे हैं और वो है कांग्रेस के नेता, लेकिन अखिलेश यादव से भी वो अपनी पैरवी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी पैरवी कर रहे हैं कि एक्सचेंज कर लिया जाए, मुझे लड़ा दिया जाए सुरक्षित सीट से। तो जालौन से जहां भानु प्रताप वर्मा उनके खिलाफ हो सकता है कि ये सीट एक्सचेंज करके बात बन जाए। अभी फाइनली कुछ हुआ नहीं है, लेकिन चर्चा चल रही है। बिल्कुल चर्चा चल रही है और बातचीत के जरिए जो झगड़ा है वो सुलझा भी लिया जा रहा है। अंतिम बात पर चलते हैं और वो नाम है ओम प्रकाश राजभर का। कल उनको अपने मन का मंत्रालय मिल गया। बड़ा कयास कर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे पंकज जी, कैसे वो मुख्यमंत्री के पास मिला है और 3 विभाग मांगे, उसमें से एक ही विभाग का नाम आपने लिया भी था धीमे से, और वही विभाग पंचायती राज विभाग उनको मिल भी गया। तो चर्चा ये भी है कि उनको जो उनका बढ़ता कद है उससे जो और सहयोगी दल हैं बीजेपी के, चाहे निषाद पार्टी हो चाहे अपना दल हो, इनके पेट मरोड़े हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई इनका कद इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्या चल रहा है? राजभर जी का तो कुछ तो है, राजयोग उनका शुरू हो गया लगता है। अभी तक तो बहुत कुछ था, चले गए थे सपा कैंप में, मंत्री की कुर्सी भी गए, बेटे सब भी हार गए थे, कुछ नहीं था उनके पास। अब देखिए कि मतलब बिना मांगे कह लें कि मतलब 6 विधायक उनको एमएलसी भी मिल गया। मतलब किस्मत की लॉटरी निकलती तो ऐसी निकलती है। पंचायती राज दम ठोक के ले ही लिया। लोग जो सहयोगी दल है ना यहाँ यूपी में बीजेपी के 4 हैं। आरएलडी नंबर 1, उसके बाद अपना दल, आपको बताऊं संजय निषाद की पार्टी, और फिर ये ओम प्रकाश राजभर। जो तीनों जो सहयोगी दल हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं और दिमाग अपने अपने हिसाब से और जानकारियां भी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर ये ओम प्रकाश राजभर ने किया क्या है, सेटिंग की कहां। वो लखनऊ में भी पता कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के उधर उधर सब तार लगाए हैं कि भाई क्या मामला है। वहां दिल्ली में भी अमित शाह जी से लेकर प्रधानमंत्री गए, भाई इसने किया क्या भाई, एमएलसी भी ले गए। संजय निषाद तो 3 दिन कैंप किए थे वहां दिल्ली में, लेकिन वो एमएलसी की कोई उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुआ, बेरंग लौट आए वो। और इसीलिए देखिए जब एमएलसी वाला था तो फोटो आप में नजर नहीं आया है। अपना दल वाला भी सोच रहे भाई सब मामला क्या है कि इस आदमी ने कहा पंचायती राज मिल गया। आरएलडी वाले की बात बताऊं, उनको भी था कि पंचायती राज उनको मिलेगा, हमने आपसे बात भी की। कुछ लोग बधाई भी देने लगे थे अनिल कुमार जी को, जो उनके मंत्री बने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग मिला है, कि भाई आरएलडी की अभी पूछ हो रही है, नए नवेला उनको मिल जाएगी। अब वो भी दिमाग लगा रहे हैं। अब ये मन ही मन में एक तर्क गढ़ा जा रहा है कि अभी तो मिल गया, चलो इनको बढ़िया विभाग। शायद जयंत चौधरी जब कैबिनेट में आएंगे ना तो उनको वहां एडजस्ट किया जाएगा, उनको कोई अच्छा विभाग मिलेगा। अच्छा, मतलब मन ही मन में देखिए, अब कह तो सकते नहीं, आप आ गए हैं और अब जब आप एनडीए में आ जाते हैं तो बीजेपी से बोलतोल थोड़े किया जा सकता है। जो मिल गया मुकद्दर समझ लीजिए, और क्या है। अपना दल के साथ भी यही स्थिति है। वो तो अभी सीट एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं कि मिर्जापुर मिला है, सोनभद्र मिला है, भैया सोनभद्र के बदले फूलपुर या प्रयागराज दे दो। अभी वही बात फंसी थी, तब तक राजभर जी एमएलसी और डबल डोज ले आए वो पंचायती राज। और सबसे देखिए कि वो अभी तक घूम ही रहे हैं, विभाग का बंटवारा हो गया है, विभाग मिल गया, अभी तक आके ज्वाइन नहीं किया। पहले बहुत हड़बड़ी थी कि कब मिलेगा, मिल गया तो अभी तक बाहर ही घूम रहे हैं। तो इनकी टेंशन बढ़ गई है कि भाई आने वाले वक्त में इसके संकेत क्या हो सकते हैं। अब अपना दल वालों को लग रहा है कि सरकार बनेगी, मोदी जी फिर तीसरी बार आ जाएंगे तो शायद अनुप्रिया पटेल का विभाग बड़ा हो जाए, वो कैबिनेट मंत्री बन जाएं। क्या करें,
अमित शाह से बात करें कि ना करें, योगी आदित्यनाथ जी से बात करें कि नहीं, कि ओम प्रकाश राजभर पर ऐसी क्या नजरें इनायत हुई है कि वो जो कह रहे हैं उनको सब मिल रहा है। सिक्योरिटी उनको अलग से मिली, हालांकि सिक्योरिटी तो अनुप्रिया पटेल की भी बढ़ाई गई है। तो बड़े दबाव में है। सबसे ज्यादा दबाव में कौन है जानते हैं? संजय निषाद जी। अब उनके लिए कहते भी कुछ नहीं बन रहा। एक माहौल बन गया कि संजय निषाद तो अपने सिंबल पर अपने बेटे को भी जितवा पाने में असमर्थ है, तो इसीलिए उन्होंने बीजेपी से लड़वा दिया। अब उनको ये भी सुनना पड़ रहा है, ऊपर से जी। राजभर जी ने ये कर दिया है। तो सबसे गहरे दबाव में है संजय निषाद। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। लेकिन हाँ, ये तो है कि राजभर के राजयोग ने सहयोगी दलों को ना एक पांव पे खड़ा कर दिया। सब अलर्ट मोड में है अब। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर का इंतजार खत्म हुआ, उनको मिल गया उनके मन का मंत्रालय, और बाकी जो सहयोगी हैं वो परेशान हैं। अखिलेश यादव ने अपना सपा से झगड़ा जो था थोड़ा सा हद तक सुलझा लिया है, सीटों के एक्सचेंज हो रहे हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले सबको इंतजार रहता है कि फलानी जगह कौन सा प्रत्याशी होगा, ढिमाकी जगह कौन सा प्रत्याशी का टिकट कटेगा। ऐसी तमाम जानकारियां पंकज जी ने आज आपको दी। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई। बाकी दर्शकों तक उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी हर राजनीतिक खबर, हर राजनीतिक अपडेट, लोकसभा चुनाव से जुड़ा हो या कोई अन्य राजनीतिक गतिविधि हो, उसके बारे में लगातार हम बताते रहेंगे। यूं ही आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।